बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुमित्रा अपने 3 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई किया करती थी। वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन सुमित्रा को उसके हुनर के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ जाया करता था। सुमित्रा की एक 17 वर्ष की बेटी थी दिव्या, और एक 8 वर्ष की बेटी थी सुमन, और एक 5 वर्ष का बेटा था रोहन। एक दिन सुमित्रा अपने हाथ के बहुत सुंदर सुंदर तैयार किए हुए कपड़े एक पोटली में बांधती है। तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं 1 हफ्ते से लगातार देख रही हूँ, आप रात दिन सिलाई करती हैं और जो भी आपने कपड़े सिलकर तैयार किए हैं, आप उन्हें बांधकर कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाली हैं? दिव्या, मेरी प्यारी बच्ची, मैं इन सभी कपड़ों को शहर लेकर जा रही हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यह गांव वाले हैं कि मुझे ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ। वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, अब जो तुम्हें 1 समय का खाना मिलता है ना, उसके बाद तुम्हें 2 समय का खाना मिलने लगेगा। दिव्या, तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी कपड़े बेचकर वापस आ जाऊंगी, और जब तक मैं वापस आऊंगी उतना राशन घर में रखा है। ऐसा कहकर सुमित्रा अपने हाथ से बने हुए सभी कपड़ों की पोटली बांधकर और अपने बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव में बैठकर पार करनी पड़ती थी। सुमित्रा अपनी पोटली समेत नाव के अंदर बैठ जाती है, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और वह नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा अपने कपड़ों की पोटली समेत नदी के अंदर बहकर कहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर दिव्या, सुमन और रोहन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, और घर में जो भी कुछ राशन था वह भी खत्म हो गया था। तभी सुमन दिव्या से कहती है, दीदी, पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई। 5 दिन के लिए कह कर गई थी और आज पूरे 10 दिन हो गए। उन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में कितना कम राशन था। ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे हैं, हमें ही पता है। सुमन, यह माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो? माँ मौज मस्ती के लिए तो शहर नहीं गई, वह हमारे अच्छे के लिए ही तो शहर गई है। पता नहीं कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम रोहन का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। शहर को जाने वाले रास्ते पर पता कर आती हूँ, आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दिव्या शहर को जाने वाले रास्ते यानी कि नदी के पास जाकर वहाँ के लोगों से मालूम करती है, तो उससे एक औरत कहती है, बेटा, कहीं तुम उस औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही जिसने रेड साड़ी पहन रखी थी और हाथ में कपड़ों की पोटली थी? बेटा, उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही वह नाव में बैठी तभी बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के साथ बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रही। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वह तो शहर जा रही थी, माँ हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे? घर पर रोहन कितना छोटा है, वह माँ के बिना कैसे रहेगा? और घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमारा पालन पोषण कैसा होगा? माँ अब तो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप जहाँ भी जल्दी से वापस आ जाइए माँ, वापस आ जाइए आप। वह औरत दिव्या को दिलासा देती है और दिव्या उदास होकर घर आ जाती है और घर आकर अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी दिव्या सुमन और रोहन से कहती है, सुमन और रोहन, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वह हमारे साथ हो चुका है। लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुटीक पर जाकर नौकरी करूंगी और वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी।
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरे प्यारे भाई बहन, आज और पानी पीकर अपना गुजारा कर लो। और अगले दिन बुटीक पर जाती है। तभी बुटीक मालकिन कहती है, देखो, पहले तुम्हें हमें लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसे सिलाई कर लेती हो, उसी के बाद हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। मालकिन के इतना कहते ही दिव्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती हैं और वह तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब दिव्या अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और शाम को स्वादिष्ट स्वादिष्ट अपने दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या बुटीक पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी और अपने दोनों भाई बहन का पालन पोषण कर रही थी। अब दिव्या के घर के हालत पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। एक दिन बुटीक मालकिन दिव्या से कहती हैं, देखो दिव्या, हमारे बुटीक पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का, और यह ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। देखो दिव्या, तुम मुझे निराश मत करना। तुम तो जानती हो कि मेरी एक ब्रांच दूसरे गांव में भी है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम ही इस बुटीक को संभालोगी और ये ऑर्डर भी पूरा करोगी, ठीक है? मालकिन जी, आप चिंता ना करो, मैं इस बुटीक को बिल्कुल अपना जैसा ही समझूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बुटीक मालकिन दिव्या के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर बुटीक की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे गांव चली जाती हैं। लेकिन बुटीक में एक लड़की थी काजल, जो हमेशा दिव्या से जलती थी, उसकी तरक्की से जल रही थी। तभी वह अपने साथ की एक लड़की से कहती है, अंजलि देखो तो, हम दोनों कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र तो इसी बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और कल की आई लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी और जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो भी। इस तरह से तो ये हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी। हमें इसे अभी रोकना चाहिए, वरना तो हमारा पत्ता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है? अब तुम ही कोई प्लान बनाओ कि तुम इस दिव्या की बच्ची को किस तरह से रास्ते से हटाती हो। इतनी आसानी से मैं इस रास्ते से नहीं हटाऊंगी। पहले इसे मेहनत करने दूंगी, उसके बाद इसकी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरूंगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। ये हमारे रास्ते में आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा कहकर काजल बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिव्या बुटीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, रात दिन सिलाई करती है और समय रहते 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल सही समय आने पर 50 लहंगों समेत बुटीक के अंदर आग लगा देती है। जब बुटीक मालकिन आकर यह सब देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, दिव्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा पूरा बुटीक जला दिया और इसके अंदर कितना महंगा महंगा सामान भी रखा था। तुमने कैसे जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, यह सब कैसे हो गया। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन जी, आपके सामने ड्रामा कर रही है। आपको नहीं पता आपके पीछे हमसे आपकी कितनी बुराई करती थी। आपको बर्बाद करने के लिए ही तो इसने आपके बुटीक में आग लगाई है। दिव्या, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता कि तुम 20 लाख रुपए कहां से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चाहिए। खुद को बेचो, अपने भाई बहन को बेचो, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना सोच लेना तुम तीनों भाई बहन को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। दिव्या अपनी मालकिन के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात का भरोसा कोई नहीं करता और काजल और अंजलि यह सब देखकर बहुत हंस रही थी। वह जो करना चाहती थी उन्होंने कर दिया। दिव्या रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। माँ, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन जी, हम तीनों भाई बहन को जेल पहुंचा देंगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह दिव्या से कहती है,
बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह इस दुनिया से क्यों न चली जाए। मेरे जाने के बाद तुमने अपने छोटे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे देती हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के लहंगे से तुम बुटीक की मालकिन को सच्चाई दिखाना कि बुटीक के अंदर क्या हुआ था। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी बेटा। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ ही होती है जो मुसीबत में आए अपने बच्चों को निकाल सकती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे अपने घर लेकर आ जाती है और अपने दोनों भाई बहन को उनके बारे में बताती है। तभी रोहन कहता है, देखा सुमन दीदी, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस तरह से मदद की। अगर माँ हमें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे नहीं देती तो आज हम जेल में होते। दिव्या दीदी, आप जल्दी से जाइए और जादुई चांदी के लहंगे की मदद से अपनी मालकिन को सच्चाई दिखाइए। रोहन के इतना कहते ही दिव्या अपनी मालकिन के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है, मालकिन जी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपके बुटीक में आग किसने लगाई और मेरी मेहनत को किसने बर्बाद करना चाहा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई चांदी का लहंगा है। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा कहकर दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे, 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो भी हुआ, मालकिन जी को वह सब कुछ नजर आना चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही जादुई चांदी का लहंगा बुटीक मालकिन को सब दिखाता है कि किस तरह से काजल बुटीक के अंदर आग लगा रही है और उसने किस तरह से दिव्या की मेहनत के बने हुए 50 लहंगे बुरी तरीके से जलाए थे। यह सब देखकर बुटीक मालकिन चौंक जाती हैं और वह दिव्या से माफी मांगती हैं और पुलिस को लेकर काजल के घर जाती हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। काजल को उसके केस की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। इस तरह से दिव्या अपनी माँ के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में प्रीति अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। प्रीति की चाची सुजाता बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। सुजाता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रीति उसके घर में रहे। सुजाता प्रीति को बहुत ज्यादा परेशान करती ताकि वह उसके घर से भाग जाए। उससे घर का सारा काम कराती, झाड़ू पोंछे से लेकर किचन तक सारा काम प्रीति से ही कराती और पूरे दिन सुजाता आराम करती। सुजाता प्रीति को पूरे दिन में सिर्फ 1 वक्त का ही खाना देती, शाम को, वो भी रूखा सूखा। ओ प्रीति महारानी, इतने आराम से काम क्यों कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या, आज मेरी बहन मुझसे मिलने आने वाली है। घर की अच्छे से सफाई कर और हाँ, स्वादिष्ट खाना बना। खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जी चाची जी, मैं सब काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी। मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। आप शाम को मुझे जैसा रूखा सूखा खाना देती हैं, बस ऐसे ही दे देना, उसी से मैं अपना पेट भर लूंगी। आपने मुझे अपने घर में रखा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है तुझे यहाँ रखकर, वरना तेरे माता पिताजी तुझे छोड़कर कब के जा चुके हैं। सड़क पर भीख मांगती फिरती। अब चल यहाँ से, काम पर लग जा। बेचारी प्रीति बिन माता पिता की बच्ची सारा दिन काम करती और अपनी चाची की दुत्कार भी सुनती। शाम हो जाने के बाद सुजाता की बहन आ जाती है। सुजाता और भावना दोनों मिलकर बहुत मस्ती करती हैं और खाना भी बहुत मजे से खाती हैं। जब प्रीति के खाने का समय होता है तो प्रीति अपनी चाची के पास आती है और सुजाता से कहती है, चाची जी, मेरे खाने का समय हो गया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्यों मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मन नहीं जाएगी। खाने का समय हो गया, खाना दे दीजिए मनहूस। ऐसा कहकर सुजाता बहुत गुस्से में उठती है और कल की सूखी रोटी प्रीति के आगे फेंक देती है और उससे कहती है,
मनहूस, ये ले रोटियां और भर ले अपना पेट, और दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति अपनी चाची की दी हुई सूखी रोटियां को बहुत मुश्किलों से निगलती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद प्रीति रोजाना की तरह काम में जुट जाती है। सुजाता की बहन भावना सुजाता से बात कर रही थी और उससे कह रही थी, दीदी आपने सुना है सोनपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए ही आई हूँ, मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। आप तो मेरे सुंदरता को जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, लेकिन दीदी उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा ही पहनकर जा सकते हैं। आपको मुझे एक लहंगा दिलाना होगा। आप जीजा जी से कहकर मुझे एक लहंगा दिला दो, वो भी एक अच्छे ब्रांड का। ठीक है दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो और छोटी भी। मैं तुम्हें अच्छे ब्रांड का एक लहंगा जरूर दिलाऊंगी और देखना तुम ही इस ब्यूटी कंपटीशन को जीत कर आओगी। सुजाता और भावना की बातें प्रीति सुन लेती है। प्रीति भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। प्रीति सोचती है, हाँ मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, मगर पता नहीं चाची जी मुझे लहंगा दिलाएंगी या नहीं। एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ। चाची जी दिल की बुरी नहीं है, हो सकता है वो मुझे लहंगा दिला दें। ऐसा सोचकर प्रीति अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, आप मुझे भी एक लहंगा दिला देना। ब्रांड का नहीं, सिंपल सा ऐसे ही दिला देना, क्योंकि ब्यूटी कंपटीशन में लहंगा पहनकर ही जाना है। मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। क्या दीदी आप इस नौकरानी को लहंगा दिलाएंगी और मेरे सामने इसे ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका देंगी? मेरी सुंदरता के सामने वैसे कोई भी नहीं टिकता और ये नौकरानी तो बिल्कुल नहीं। दीदी इस नौकरानी के अंदर बहुत हिम्मत है जो आपसे लहंगा मांग रही है। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? आपने भी अपने नौकरों को बहुत सिर पे बिठा के रखा है, इनकी असली औकात क्यों नहीं दिखाती आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने इस मनहूस को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। कुछ नहीं कहती तो सर पर ही चढ़कर बैठ गई। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मुझसे लहंगा मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। कलयुग आ गया, कलयुग। रुक, तुझे तो मैं तेरी औकात अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सुजाता प्रीति की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, देखा मनहूस, मेरे सामने तेरी औकात 2 कौड़ी की है। तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहा कर। महारानी को लहंगा चाहिए ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। आज के बाद अगर मेरे से कोई भी फरमाइश की, आज तो सिर्फ पिटाई की है, नेक्स्ट टाइम घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब चल यहाँ से, हमारे लिए कॉफी बना कर लेकर आ। पता नहीं कौन सा दिन था जब इस मनहूस के माता पिता इसे छोड़कर गए थे। दीदी छोड़िए ना, आप इस नौकरानी की वजह से अपना मूड क्यों खराब करती हो? चलिए हम शॉपिंग पर जाते हैं और लहंगा लेकर आते हैं। भावना और सुजाता शॉपिंग पर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बहुत रोती है क्योंकि सुजाता ने प्रीति की बहुत पिटाई की थी। प्रीति के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे घर का काम भी करना था। प्रीति अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है। माँ, आप देख रही हैं मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से हैं और यहाँ मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती। अगर आप जिंदा होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जाती भी और जीत कर भी आती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, मैं ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास लहंगा ही नहीं है। माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, मेरा हर एक सपना पूरा होता। मुझे कभी किसी की पिटाई सहन नहीं करनी पड़ती और ना ही किसी का अत्याचार सहना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? ऐसा कहकर प्रीति बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी प्रीति को एक आवाज आती है। वह आवाज कहीं और से नहीं
बल्कि प्रीति की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से ही आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में ज़रूर जाएगी मेरी बच्ची, तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं जानती हूँ तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। जब तुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो तू पीछे नहीं रहेगी। मेरी बच्ची, तुझे एक लहंगे की ज़रूरत है ना? तेरी माँ तुझे एक जादुई लहंगा देती है। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुनकर। सच माँ, आप मुझे जादुई लहंगा देंगी? मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ। सच में एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। मेरी प्यारी बच्ची, तेरा जादुई लहंगा तेरी अलमारी में रखा है। जा उस अलमारी को खोलकर देख, उसके अंदर एक जादुई लहंगा रखा है, तो उसे ब्यूटी कंपटीशन में पहनना। देखना ब्यूटी कंपटीशन तो मेरी बेटी ही जीतेगी। प्रीति अपनी माँ के कहने पर अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर जादुई लहंगा रखा था, जिसे देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भावना और सुजाता भी शॉपिंग से वापस आ जाती हैं और वह भी एक सुंदर सा लहंगा लेकर आती हैं, लेकिन जादुई लहंगे के सामने उनका लहंगा कुछ भी नहीं होता। कल मोही प्रीति कहाँ है? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए, हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। भावना, बाहर कितनी गर्मी थी, मैं तो गर्मी के मारे मर ही जाती। प्रीति सुजाता और भावना के लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन था। सुजाता और भावना ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती हैं। प्रीति उनके जाने के बाद उस जादुई लहंगे को पहनकर ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। जादुई लहंगा पहनते ही प्रीति पहले से भी और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सबकी नजर प्रीति से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि प्रीति का जादुई लहंगा बहुत चमक रहा था और प्रीति भी बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर सुजाता और भावना आग बबूला हो जाती हैं। घर आने के बाद सुजाता प्रीति से कहती है, क्यों मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर लहंगा था फिर तू मेरे पास क्यों आई थी? अब सच सच मुझे बताना कि तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया? चाची जी, ये लहंगा मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। इस लहंगे को जो भी पहनेगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। माँ ने मुझे ऐसे ही बताया था। दीदी, ये कह तो बिल्कुल सच ही रही है। जब इस नौकरानी ने यह लहंगा पहना तो ये कितनी सुंदर हो गई। आपको इससे ये लहंगा छीन लेना चाहिए। ये जादुई लहंगा आपका और मेरा होना चाहिए। हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। इसके बाद हम इस नौकरानी को यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। इस जादुई लहंगे को पहनकर मैं एक बड़े कंपटीशन में जाऊंगी, फिर मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। सुजाता भावना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सुजाता प्रीति से वह जादुई लहंगा छीन लेती है और भावना को दे देती है। जैसे ही भावना वह जादुई लहंगा पहनती है तो भावना बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर सुजाता चौंक जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से एक आवाज आती है, ये जादुई लहंगा है, अच्छे लोगों के काम आता है, बुरे लोगों के काम नहीं आता। तुमने बेचारी प्रीति के ऊपर बहुत अत्याचार किया है सुजाता। तुम्हारी बहन को इसकी सजा मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। तभी उस जादुई लहंगे से एक रोशनी आती है और सुजाता भी उस रोशनी की वजह से बहुत बदसूरत हो जाती है। प्रीति भावना से वह जादुई लहंगा वापस ले लेती है और सुजाता के घर से चली जाती है। प्रीति जादुई लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और गरीब और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है और बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।